अधिकारी श्री वीरेश वर्मा जी के पास। सर, अपना अब चूँकि आप पद अभी परिचय अपना दे रहे थे तो पद के बारे में बता रहे थे, ट्रेजरी ऑफिसर को उसको तो आप डिफाइन करेंगे, हम तो लेखा अधिकारी ही जानते हैं ये कहा जाता है। तो आपका सफ़र भी बड़ा लंबा रहा है, बहुत पुराने कंप्यूटर रहे, आज एक प्रेस्क्राइब्ड पद पर आप हैं। इसलिए मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात इसलिए करता हूं क्योंकि पहले की विचार जब कंप्यूटर आदमी होता है, जब कंप्यूटर सेलेक्ट हो जाता है तब उसकी बात करने की शैली और सेलेक्ट होने के बाद की बात की शैली में बहुत से अंतर पाते हैं। सर, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आपने बताया पोस्ट के बारे में जो है ट्रेजरी अफसर, तो पीसीएस 2016 के माध्यम से जो है मेरा चयन ट्रेजरी ऑफिसर और आबलिक जो है अकाउंट अफसर के पोस्ट पे हुआ। तो इसमें अंतर केवल यही होता है कि बेसिकली जब आप ट्रेजरी में पोस्टिंग आपकी होती है तो वहाँ पे ट्रेजरी अफसर आप कहलाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बजट अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है जाता है, तो वहाँ पर जब हम लोगों की पोस्टिंग होती है तब हमें जो है वित्तीयम लेखा अधिकारी के नाम से जाना जाता है जो है। तो 2016 पीसीएस के माध्यम से मेरा चयन जो है ट्रेजरी अफसर के पद पर हुआ है जो है। सर, एक चीज़ और बता दें कि आपका बैकग्राउंड, जैसा अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, ग्रामीण परिवेश से हैं, आप प्राइमरी के पढ़े हैं, आपने एक्सेप्ट किया था। तो सर, ये परिवेश का क्या असर होता है कंपटीशन में? देखिए, परिवेश का असर तो पड़ता है निश्चित तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि स्टडी मटेरियल आप तक नहीं पहुंच पाते हैं या आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है ग्रामीण क्षेत्रों से, यदि आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। परंतु मैं इस बात को जो है स्वीकार करते हुए भी इस बात को जो है कहना चाहूँगा कि अगर आप में लगन है और कुछ सीखने की जज्बा है तो निश्चित तौर पर आप जो है मैगजीन के माध्यम से, और आप जैसा इंटरव्यू ले रहे हैं इसी तरीके से हमारे पूर्व में भी वरिष्ठ लोगों ने जो है इंटरव्यू दिया होगा, उनके इंटरव्यू को सुन करके, देख करके जो है किताबों से जानकारी ले करके निश्चित तौर पर उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो माध्यम है आपका, चाहे स्टडी मटीरियल हो या इसी तरीके से लेखन कौशल हो, इन सभी के क्षेत्र में जो है आप एक विशेषज्ञता को जो है विकसित कर सकते हैं जो है। तो कुल मिलाकर के परिवेश का महत्व है, लेकिन अगर आपका लगन है और उस दिशा में आगे बढ़ने की जज्बा है तो निश्चित तौर पर जो है आप वहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं जो है। सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे सिविल में आप सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, सिविल तैयारी जो करता है वो सबके लिए मरमग होता है, एक मास्टर तैयारी होता है, चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो। ये बताएं सर, वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय, वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय कुछ छात्र भ्रमित रहते हैं कि कौन सा, कुछ सब्जेक्ट ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। जैसे हम लोगों के समय में होता था पॉलिटिकल साइंस एक प्री माइंडेड सब्जेक्ट हुआ करता था उस समय, लेकिन उसमें थॉट एक ऐसा रहता था, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता था वो थोड़ा टफ, इसलिए प्री माइंडेड सब्जेक्ट का था। आज के समय में सब्जेक्ट का चुनाव करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जो जानकारी है और मेरा अनुभव है सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, आप लोगों के द्वारा ये कहा जाता है या लोग कहते हैं कि कुछ मार्क्स ओरिएंटेड जो है सब्जेक्ट हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सिविल सर्विसेज के पैटर्न में जो है चेंजिंग आई है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, छोटे छोटे सवाल पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपका उस विषय में जो है जानकारी, उस विषय में रुचि, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका किसी विषय में रुचि होता है तो आप उस जो है विषय के पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से पढ़ने में सफल होते हैं। क्योंकि आज के समय में, जैसे पूर्व में क्या होता था कि 8 सवाल पूछे जाते थे और वहाँ पे 5 सवालों को हल करना होता था, लेकिन आज की डेट में उन 5 सवालों को जो है छोटे छोटे प्रश्नों में चेंज कर दिया गया है। तो वहाँ पे पूरे सिलेबस से जो है, पूरे सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी विषय में रुचि नहीं है, आप केवल इस आधार पर उस विषय का चयन कर लिया है कि केवल छोटा विषय है, मार्क्स ओरिएंटेड है, तो आपकी अगर रुचि नहीं होगी तो आप पूरे सिलेबस का अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस विषय में जो है आपकी तैयारी और रुचि का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रुचि आपकी है तो आप पूरे सिलेबस को बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे और परीक्षा में जो है अपनी दावेदारी जो है आपकी बेहतर होगी जो है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो है आपकी रुचि उस विषय में ये महत्वपूर्ण है जो है। जी। एक चीज़ और बता दें सर, जब से इंटरनेट सोशल मीडिया आया है तब से लोग एक कंपटीशन पे क्या ये प्रतियोगिता पर असर इसका क्या हुआ है? देखिए, सोशल मीडिया या विशेष करके ये कहा जाए कि यूट्यूब पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है डिजिटल फॉर्मेट में कंटेंट का उपलब्ध होना, ये एक महत्वपूर्ण जो है चरण है जो है तैयारी का, या इसे ये कहा जा सकता है कि रेवोल्यूशन टाइप में एक बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है। कंटेंट जो है आपको वहाँ तक आपकी एक्सेस बढ़ी है, लेकिन इसके साथ में
स्टूडेंट के लिए यही एक जो है सलाह है मेरी, जहाँ तक मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, कि कंटेंट इतनी ज़्यादा जो है संख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाले जो है कंटेंट उपलब्ध हैं। तो इसलिए आपकी जो है समझदारी पर निर्भर करता है कि आपके तैयारी के अनुकूल जो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो वो आपको सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि ये मैंने जो पिछले 1 से 1.5 साल में देखा कि मोर देन 90% जो है कंटेंट वहाँ पर जो है इस तरीके से है कि उनको अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, अपने कंटेंट का प्रचार करना है, लोगों को अपने चैनल पे जोड़ना है, भीड़ बढ़ाना है, प्रोफेशनल मतलब कमर्शियल हो गए चैनल। तो ये जो है चीज़ें कैंडिडेट के लिए जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि वो उस चीज़ को समझें तुलनात्मक रूप से और निष्कर्ष निकालें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा जो कि मैं अपने भी चैनल पर अक्सर मैं कहता रहता हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट पढ़ाई करने के दौरान हमेशा कॉन्सेप्ट पर जोर दें, समझ आधारित पढ़ाई करने का प्रयास करें। जब से डिजिटल जो है बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ाई हो रही है, फैक्चुअल पढ़ाई हो रही है, तथ्यात्मक पढ़ाई हो रही है। तथ्यात्मक पढ़ाई की एक जो कमी सबसे बड़ी ये है कि अगर प्रश्न जो है परीक्षा में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है तो कैंडिडेट को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और वो सवाल को हल करने में जो है सफल नहीं हो पाता। आपका कहने का मतलब है कि फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स के लिए आज भी पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, वो है, फैक्ट का है, लेकिन जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ आधारित इंटरकनेक्टेड एक अप्रोच होता है पढ़ाई का, अंतर संबंधित उपागम। जैसे कोई भी चीज़, मैं एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सवाल भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो और या मेंस का हो, निबंध में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे आपने पढ़ लिया कहीं पे कोई चीज़ कि पेरिस सम्मेलन हुआ, उसमें कितने % जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात कही गई, यह एक तथ्य है। लेकिन जब आप जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन होने के पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या है, इससे निपटने के लिए सरकार और NGO, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अभी उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें उपाय होना चाहिए, निष्कर्ष। अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर इंटरकनेक्टेड करके आप पढ़ते हैं, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर सभी चीज़ों को इस तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ें आपके माइंड में ड्यूरेबल भी होंगी और परीक्षा में जो है आपके लिए एक आत्मविश्वास पैदा करेंगी। सर, आपका सब्जेक्ट क्या था वैकल्पिक? मेरा जो है वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस था। जो है पॉलिटिकल साइंस था आपका? जो है मैं उस विषय में जो है UG और PG मैंने किया है, मैं उस विषय से नेट भी हूँ, तो मेरी रुचि थी जो है राजनीति विज्ञान में, वही मेरा जो है विषय रहा है। जो तो राजनीति विज्ञान में रुचि रही, राजनीति में भी रुचि होगी आपको? देखिए, राजनीति में रुचि का मतलब अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ये होता है राजनीति कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी जैसे हम लोग सरकारी पदों पे है, हमारा कार्य जो है या सरकार की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाना। हमारा उद्देश्य है कि उसका माध्यम सही होना चाहिए, उसके प्रोसेस सही होना चाहिए, आपकी भावना सही होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब, एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कानूनी दस्तावेज है, तो देश की शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवस्था आपके जीवन में, आपकी शिक्षा में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी व्यवस्था दिखता है। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स का तात्पर्य यही है कि राजनीति मतलब हम लोग राजनीतिक दलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। सर, जैसा वेदों पुराणों में और आज तक कहा गया है कि एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए आदमी को, लेकिन आज का समय जो आ गया है कि विदाउट बी प्लान लिए हर प्रतियोगी छात्र के लिए बी प्लान लेकर चलना चाहिए आज के समय, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये बात आपकी एकदम सही है। मैंने कई बार और कई प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र भी किया है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। हाँ, लक्ष्य के निर्धारण में अगर समस्या आ रही है तो मित्र दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, अपने आप सीनियर से बात कर सकते हैं, और जिस फील्ड में आपकी रुचि हो उसी का चयन करना चाहिए। और जब आपने एक बार चयन कर लिया, उस पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस पर आधारित आपके पास सिलेबस होना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से आपकी तैयारी होना चाहिए। मैं कई प्लेटफॉर्म में ईमानदारी शब्द को जो है मैंने कहा है, ईमानदारी का तात्पर्य केवल झूठ बोलने से नहीं है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, चाहे जैसे आप पत्रकारिता में हैं, कोई शिक्षक है, हम लोग अधिकारी हैं,
हर फील्ड में जो है ईमानदारी का तात्पर्य है कि आप जो काम सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसकी अनुभूति आपको सही तरीके से होनी चाहिए, कि शाम को जब आप अपने कार्यों का मूल्यांकन करें तो ये प्रतीत होना चाहिए, ये अनुभूति होना चाहिए कि हमने जो काम करना था उसको सही तरीके से किया। अगर इसकी अनुभूति हो रही है तो यही आपके कार्य की ईमानदारी है। सर आपका वेट बहुत लोग कर रहे हैं, समय सीमा में बंधे हैं आप भी। एक प्रश्न, 2 प्रश्न आपसे करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न ये बताइए कि देखिए सरकारी नौकरी सबको संभव नहीं है जी। सरकारी नौकरी धीरे धीरे अब तो पद घटते भी जा रहे हैं आज के समय में। जब से इंटरनेट आ गया तब से कुछ विभाग ऐसे हैं तोड़ भी दिए गए, कहीं कहीं मर्ज कर दिए गए। सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। तो जो सरकारी नौकरी के बारे में छात्र जो तैयारी कर रहे हैं आज के समय में, वो लोग तैयारी करते हैं तो जहादी की तरह रह जाते हैं कि मतलब ले ही लेना है, नहीं होगा तो अंत में लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बाद में कुछ अलग गलत कदम भी, अनुचित कदम भी उठा ले। उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए ये जीवन है और जीवन में हमेशा से ही जो है परीक्षाएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। कभी परीक्षा में फेल होने के कारण से या कुछ समय लगने के कारण से कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसे जो है जीवन और जीवन के समक्ष आने वाली चुनौतियों से पलायन मात कहा जाता है। क्योंकि ये, अब उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि इसे एक कायरता भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास आज के दौर में इतने ऑप्शन हैं, चाहे वो सेवा सर्विसेज के तो है ही, इसके अलावा MNC कंपनियां हैं, इसके अलावा भी जो प्राइवेट सेक्टर में, और मैं बताऊं प्राइवेट सेक्टर में हमारे साथ के कई ऐसे स्टूडेंट, हमारे जो है सहपाठी जो है गए हुए हैं जहां पर बहुत अच्छी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और अपनी क्षमता के माध्यम से उस कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहाँ पर उनके भविष्य में कितनी ऊंचाई तक जाने की कोई सीमा नहीं है, बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है अपने दायरे को जो है व्यापक करिए, अलग अलग फील्ड जहाँ पे भी संभव हो, और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि खराब होता है, बस उस फील्ड में आपके मेहनत ईमानदारी से सही जो है तरीके से काम करने की ज़रूरत है। पत्रकारिता में, वकालत में, और इसी तरीके से चाहे जो भी ऐसे फील्ड जैसे कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ऐसा नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जाते हैं। जी। लेकिन क्या जिन फील्ड्स के बारे में मैंने नाम लिया, क्या यहाँ पे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचे हैं? भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपके पत्रकारिता में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति किया और नहीं सफल हुआ तो इसका मतलब पत्रकारिता खराब है, या वकालत के फील्ड में कोई गया और अच्छा नहीं कर पाया तो इसका मतलब खराब है। वहां पर आप जाइए, बस ये है कि जो चीजें जिस समय पे दी गई हैं उस समय पे उस चीज़ को ईमानदारी से कीजिए। मेरा टारगेट यही है। और कोई भी फील्ड, मैं इतना तो विश्वास सभी के लिए दिलाता हूं, और अगर विद्यार्थी देख रहे हैं इस चीज़ को तो उनको मेरा यही सलाह है कि आप जिस भी टाइम पे हैं, जैसे आप हाई स्कूल की परीक्षा में हैं, जब आप इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको उस समय पे उसी सिलेबस का ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि कोई भी तैयारी जब आप समय के अनुसार करेंगे तो आगे आपके कंपटीशन बहुत ही सरल होंगे। क्योंकि और सर एक और प्रश्न आपसे, चूंकि समय सीमा में आप एक तो मैसेज दो प्रश्नों को जवाब एक में दे दीजिए सर। पहली चीज़, तैयारी कब से शुरू करना चाहिए कंपटीशन? क्योंकि जैसे आजकल लोग हाई स्कूल के बाद बच्चा मैच्योर नहीं होता तभी भेज देते हैं बाहर, वो उसका इंटर भी खराब हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ भी नहीं पाता है। तो उसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? दूसरी चीज़, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। बस 2 प्रश्न। देखिए, जहाँ तक अभी तैयारी का जो है सवाल आपका है, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि तैयारी के लिए जो है आप कभी भी ये समय मत निश्चित कीजिए कि आज से मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, मैं आप एक सिविल का ही उदाहरण में दे रहा हूँ। सिविल सर्विसेज में ग्रेजुएशन करने के बाद जब एक औपचारिक रूप से लोग शुरू करते हैं तैयारी, तो वो क्या करते हैं, कक्षा 9 से लेकर के जो है 12 तक की, या कक्षा 6 से लेकर के जो है 12 तक की जो है NCERT की किताब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है एकेडमिक पढ़ाई के दौरान उस चीज़ का बेहतर ढंग से अध्ययन किया होता तो आज उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़ती। तो कहने का तात्पर्य, आप जब भी अगर एकेडमिक में है तो एकेडमिक की तैयारी अच्छे से कीजिए। जब आप ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर इतना तैयारी करने के बाद एक बेहतर समझ आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में तैयारी कर लिए हैं, एक समझ विकसित कर लिए हैं, तो इससे आपके कंपटीशन की जो है तैयारी और कंपटीशन के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बेहद सरल हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी के लिए कभी आप औपचारिक रूप से अपना समय मतलब निश्चित मत कीजिए, बल्कि आप जिस भी जो है चरण में हैं उस चरण की जो है ईमानदारी और मेहनत से तैयारी कीजिए। कभी तैयारी के लिए औपचारिक समय नहीं होता है। जैसे समय किसी चीज़ का हो कि आप जैसे घोषित कर दिए कि हम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आज आप उतनी गंभीरता से, उतनी जिम्मेदारी से तैयारी नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी जिस समय पे भी हैं उस समय का आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। और संदेश देखिए, एक चीज़ मैं स्टूडेंट के लिए यही देना चाहूँगा कि दोस्तों,
जीवन में कभी भी जो है सफलता के लिए शॉर्टकट मत अपनाइए। जी जी। जब भी आप तैयारी कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी कीजिए, रट्टा मार तैयारी मत कीजिए, समझ आधारित पढ़ाई कीजिए और अपने पढ़ाई का दिन प्रतिदिन मूल्यांकन कीजिए कि हमने जो है आज दिन में क्या पढ़ाई किया और हमने क्या प्राप्त किया। हर अगले दिन आपकी तैयारी कल से बेहतर होनी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इन माध्यम और इन रास्तों पर चल करके किसी भी लक्ष्य का चयन करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। बस केवल आपके रास्ते सही होना चाहिए, मेहनत ईमानदारी में आपका भरोसा होना चाहिए। बस मेरा यही एक संदेश है। अयोध्या दर्पण सर बात की, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।